नया पाकिस्तान में जो कर्ज़े का मामला था, उससे पहले हमने देखा कि उसकी कोई 3 कैटेगरीज़ मौजूद थी। अब एक कैटेगरी जो है वो बढ़ा दी गई है। और पहले जो है वो नया पाकिस्तान कर्ज़े के मामले में अगर हम बात करें तो हर बैंक का अलग से फ़ार्म था, अलग से फ़ी थी और बहुत सी कंप्लेंट्स थी, बहुत सी शिकायत थी। और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो उनकी डिमांड थी यानी दस्तावेज़ात की, वो एक बहुत बड़ी लिस्ट थी, जिसकी वजह से आम शहरी जो है वो ना सिर्फ बल्कि कर्ज़ा लेने के बजाय वो ज़्यादा गुस्सा उनके ज़हन में रखा है। हमने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए थे। अब जो है उसको चेंज किया गया। तब्दीली क्या लाई गई है, ये बार बार बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि क्या तब्दीली लाई गई है। एक तो नंबर 1, पहले टोटल कर्ज़ा जो आपने देखा होगा 50 लाख तक था, अब वो 1 करोड़ तक कर दिया गया है। और दूसरा इसमें कुछ अहम तब्दीलियाँ जो है वो सामने आई हैं। एक तो 1, 2, 3 टीयर के अलावा 0 भी टीयर रखी गई है और उसमें 5 मरला और 10 मरला का इजाफा। और उससे ऊपर भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, मकान है या यानी प्लाट है और आप घर बनाना चाह रहे हैं तो आप उस पर बना सकते हैं। अब इसमें देखना होगा, पहले कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, क्लियर नहीं था। अब एक तो है कि अगर प्लाट है, अगर आपने प्लाट किसी से ख़रीदा है उसके लिए आपने क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, या कोई फ्लैट है, 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है और इस तरह मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं, वो आपसे शेयर रखते हैं। अब सबसे पहले तो एक आप को शेयर करते जाएंगे, यानी 0 से स्टार्ट कर लेते हैं कि आपको करना क्या होगा। एक तो यह है कि इसका जो फार्म है तमाम बैंक्स में अब सिमिलर एक तरह का फार्म कर दिया गया है। इससे पहले मुख्तलिफ तरह के हर बैंक का मुख्तलिफ फार्म मौजूद थे। किसी बैंक ने कुछ शिकें रखी हुई थी, किसी ने कुछ शिकें निकाली हुई थी। कोई जो है वो लीगल फ़ी की उस तनाज़र में कुछ प्रॉपर्टी जनाब के प्रॉपर्टी हमने थर्ड पार्टी से चेक करवानी है, उसके नाम पर कोई कितना पैसा चार्ज करता था। अब ज़रा ये स्टेट बैंक को भी जवाबदेह होंगे जो भी इन्होंने कैटेगरी रखी। अब बहुत मिनिमम जो हम देख रहे हैं कि तमाम बैंक्स की जो फ़ी स्ट्रक्चर है जो ली जा रही हैं प्रोसेसिंग फ़ी, वो बहुत ही यानी कम भी हैं और जो आपस में उनका जो कंपैरिजन है वो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा। इससे पहले हमने देखा कि हर बैंक का अपना एक तरीकाकार था और कुछ बैंक्स ने तो ये बाकायदा तौर पर एक कमाने का ज़रिया भी बना लिया था कि प्रोसेसिंग फ़ी अपने लॉयर के नाम पर अपने प्रॉपर्टी चेक की जाएगी, प्रॉपर्टी एवल्यूशन की जाएगी। तो बहुत सी इस तरह की बहुत सी जो है नाम पे रखा हुआ था। फिर आवाम से ऐसे ऐसे एफिडेविट बनाए जाते थे कि ज़ाहिर है वो किसी तरह से भी वो निकल ना सके। अब 2-3 चीज़ें जो है, एक तो 5 मरले का जो घर है उस पर पहले भी कैप थी कि यहाँ इतने यानी अगर पैसे हैं उससे ऊपर नहीं मिलते थे। अब उसमें से ये भी देखा गया है कि वो पैसा मिल सकता है। और दूसरा ये है कि 5 मरले के ऊपर अगर आप लेंगे पैसे यानी कर्ज़ा लेंगे तो उसका पहले 5 साल 5% है सूद, उसके बाद 7% हो जाएगा अगले 5 साल। 10 मरले का जो घर है पहले 5 साल 7% है उसमें सूद और अगले में 9% हो जाता है। ये तो एक कंपैरिजन आपको क्लियर जो है नज़र आना चाहिए। फार्म में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं वो मैं आपसे सामने रखता हूँ। ओवरऑल पहले चीज़ें बता देता हूँ कि ये एक तो ये है कि घर कोई भी अगर आप है तो 1 साल पुराना जो है वो इससे 2023 तक, पहले एक था 1 साल पुराना, अब है 2023 के बाद का घर कि आप नहीं ख़रीद सकते, यानी आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं घर कब तक बनना चाहिए। और दूसरा 1 साल पुराना घर भी नहीं खरीद सकते। और फिर इसके साथ साथ जो कैटेगरीज मुतारफ़ करवाई गई हैं, यानी जो 1, 2, 3 और 4 हैं, पहले 3 थी अब 1 और बढ़ा दी गई है। फिर लिमिट जो कर्ज़े की थी वो 50 लाख से अब 1 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। और कर्ज़ा जो वापस करने की जो कम अज़ कम 5 साल थी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 20 साल कर दी गई है, अब 10। लेकिन उसमें क्या सूद बढ़ा दिया गया है, यानी अगर आप 10 मरले के लिए कर्ज़ा लेते हैं तो पहले 5 साल 7% है, अगले 5 साल जो है वो 9% है और उसके बाद मज़ीद वो बढ़ता जाएगा। और जब 20 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो डेफिनेटली आपको शायद 12, 13, 15 तक जो है पड़ जाए। और एक और चीज़ ये तो कि ये ख़त्म कर दी गई है कि और 2030 तक ये शर्त भी ख़त्म कर दी गई है कि आपने उससे पहले आप वापस कर सकते हैं। इसके बाद जो 0 कैटेगरी है, जो टीयर्स है, उसके तहत सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। अब T1 में 5 मरले का घर जो मैंने बताया था उसको 850
स्क्वायर फुट का जो अगर फ्लैट है वो भी शामिल है। इसमें कर्ज़े की हद 27 लाख है। पहले 5 साल यानी जो 3% बताया गया था सूद, और अगले 5 साल जो है वो 5% होगी। पहले 3 साल आप खुद सोच लेंगे 3 साल में आपको वापस करना है। T1 कैटेगरी में ये जो है वो सारा कुछ आता है। T2 कैटेगरी में 5 मरले का घर भी है और 1250 जो है उसका स्क्वायर फुट का फ्लैट शामिल है। अब ये 2 कैटेगरी है 5 मरले की। इस कर्ज़े की हद के लिए 30 लाख तक जो बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। असल ये मामला था, यहाँ पर बहुत से लोगों को कंप्लेंट थी कि 5 मरले का घर जो है वो कैसे 27 लाख तक मिलेगा। अब उसको बढ़ाकर 60 लाख कर दी गई है। और एक और चीज़ जो थी कि ऐसी सोसाइटीज़ या ऐसे एरिया जहाँ पर रजिस्ट्री है, सोसाइटी नहीं है, प्रॉपर तरीके नहीं है, वो भी अब देखने में नज़र आ कि वो बैंक के ऊपर मुनहसर है कि बैंक जो अपनी टीम भेजता है वो किस कदर उसको देखते हैं। फिर ये जो शरह सूद है 5 साल के लिए 5%, ये जो 1250 स्क्वायर फुट है, एक जो सबसे कम है उसके लिए 3% है, और अगले 5 साल के लिए 7% हो गई है। जो लेयर है आपकी टियर 3 है, उसमें 10 मरले का जो घर है यानी 2000 स्क्वायर फीट का जो घर है और उसमें फ्लैट भी शामिल है, उसमें कर्ज़े की हद 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। और इसमें शरह सूद जो मैंने पहले बताई कि 5 साल पहले 5 साल 7% है, अगले 5 साल 9% जो है वो होगी। और इसी तरीके से बाकी जो है, हम अगर टियर एक जो 0 कैटेगरी है 5 मरले और 1250 फ्लैट शामिल है और कर्ज़े की हद 20 लाख शरह सूद पहले 5 साल के लिए और फिर अगले 5 साल के लिए 7% होगी। अब इसमें भी कहा गया कि इतने कम पैसों में कहाँ से घर मिलता है। अब इसमें बहुत से बैंक्स भी शामिल हैं। अब बैंक्स का जो फॉर्म है मैंने आपको बताया वो एक कर दिया गया है, यानी एक ही तरह की जो डिमांड है आवाम से कि उनको क्या क्या मांगना है, उनसे फॉर्म में क्या फिल करना है, वो एक तरह का होगा। इस कैटेगरी में माइक्रो फाइनेंस जो बैंक्स हैं उनको भी अब शामिल कर दिया गया है। आपने देखा होगा बहुत से इंटरव्यूज़ भी आए हैं। जो छोटे बैंक्स थे, जो पहले जो है हम देख रहे हैं कि वो 2 लाख तक, 4 लाख, 5 लाख तक जाते थे या मैक्सिमम 10 लाख जाते थे या 20 तक जाते थे, अब उनको भी बढ़ा दिया गया है। और वो अब उनको सब्सिडी दी गई है, उनको कहा गया है कि फाइनेंस बैंकिंग को शामिल किया और सब्सिडी को बढ़ाकर 36 करोड़ कर दी गई है उनकी सब्सिडी। अब इस स्कीम को अब 10 मरले और फ्लैट को 2000 स्क्वायर फीट तक भी बढ़ा दिया गया है, ये पहले मौजूद नहीं था। जो बैंक्स हैं इसमें बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन मीज़ान बैंक है, बैंक अल-फलाह है, HBL इस्लामिक बैंकिंग है, फैसल बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक है, अस्करी बैंक है, यूनाइटेड बैंक है, बैंक अल हबीब है, JS बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है, समिट बैंक है, बैंक इस्लामी है, बैंक ऑफ पंजाब है, अलबरका बैंक है, मुस्लिम MCB इस्लामिक बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, दुबई इस्लामिक बैंक है, अलाइड बैंक लिमिटेड है, खुशहाल माइक्रो, और इस तरह के काफ़ी बैंक हैं। और कुछ इसमें से बैंक उनकी अपनी अलग से शायद मामलात हैं, वो मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा। अब आ जाते हैं जी फॉर्म, यानी आपको करना क्या है। कर्ज़ा लेना इतना आसान नहीं है जितना वो शो किया गया है या जितना कहा जाता है आसानी से, क्योंकि ज़रा हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें तो बड़ा आसान कर दिया जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कर्ज़े का उसूल इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना मुश्किल है कि वैसे अगर आप बैंक से आप कर्ज़ा लेंगे, वैसे अगर इस स्कीम के अलावा लेंगे तो बैंक आपको सपोर्ट भी करता है। इस तनाज़र में बैंक आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता, बल्कि आपसे कुछ कमाने के उनके जहन में है, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है तो इसलिए वो उसमें नहीं जाते। दूसरी तरफ क्योंकि हम देख रहे हैं कि सूद बैंक ज़्यादा लेता है, उसमें बैंक आपको मैक्सिमम सपोर्ट भी करता है। अब इसमें एक तो आपको बताया कि तरीक़ाकार जो है वो फॉर्म का वो एक कर दिया गया है। जो मुख्तलिफ़ तरह की उनकी फ़ीसें हैं बैंक की, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आई है कि एक ब्लड रिलेशन, यानी 4 लोग मिलकर भी कर्ज़ा ले सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशन दोस्त नहीं ले सकते या बाकी जो दीगर जिस तरीके से होता है वो नहीं ले सकते, लेकिन ब्लड रिलेशन ले सकते हैं। इसमें कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं हो सकती कि जो एक कंपनी के अगर पार्टनर्स हैं वो नहीं कर सकते। अच्छा, अब चार्जेस मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ बैंकिंग में, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। क्या है जी, एक तो नंबर 1 जो आपसे डिमांड ली जाती है, एक तो बेसिक डिमांड होती है आपका ID कार्ड पे जो एड्रेस होता है या आर्जी एड्रेस होता है। फिर आपका अगर आप जॉब करते हैं तो उसकी बैंक सैलरी आपको 6 माह का देना पड़ता है, बैंक अकाउंट जो है वो उसका रिकॉर्ड देना पड़ता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं या तो फिर आप अपना वो बताते हैं तो बैंक उस हिसाब से अपनी टीम के थ्रू चेक कर लेता है, तो वो भी अंदाज़ा उनको हो जाता है। तो फिर बैंक क्या चार्ज करता है, एक तो ये है कि कुछ बैंक ने बाकायदा तौर पर इस पर कमाने, क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या हर
अप्लाई करने वाला शख्स को ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब तक वो अपनी जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं करेगा, उसको बैंक जो है वो कर्जा नहीं देगा। बैंक फार्म तो ले लेगा, वो इसकी रीज़न ये है कि इसमें फ़ी जो है वह इन्वॉल्व है। वो अपनी लीगल टीम का भी पैसे ले लेता है, वो जो मुख्तलिफ थर्ड पार्टी से जो है वो चेक करवाता है उसकी भी फ़ी ले लेता है, और फार्म की फ़ी भी ले लेगा, और वो ले लेगा आपसे। लेकिन आपने जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं वो अपनी पूरी करनी है, अदरवाइज़ आपको जो कर्ज़े के उसूल के लिए आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और मैक्सिमम इसमें रिजेक्ट भी होंगे। जो हमारे कुछ मैनेजर से बात हुई है और वो यही कहते हैं कि हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जो उनकी डिमांड है स्टेट की वो भी तो पूरी करनी है। इसलिए वो आप कर्ज़े के उसूल के लिए आप बैंक में वो दे देंगे फार्म, तो वो फ़ी अपनी लेके फार्म ले लेंगे आपसे, लेकिन वो साथ साथ आपको कहेंगे कि आप अपनी ये चीज़ें पूरी करें। तो आप उससे पहले ये देख लें क्या आप अपने लिए प्लाट, घर या फ्लैट जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स जो दी गई हैं वो पूरी कर लेंगे, वो पहले सबसे पहले देखें। अच्छा, इसमें जो मुख्तलिफ बैंकों के कर्ज़े हैं मैंने आपको बता दिया था कि जो 25-27 लाख वाला 30 लाख पे हो गया, अब 1 करोड़ तक आप ले सकते हैं। लीगल टीम के नाम पर वो करेंगे जी कि लीगल टीम इसको चेक करेगी कि डॉक्यूमेंटेशन, और फिर उसके बाद एक फ़िज़िकली एक टीम होती है जो जिसमें इंजीनियर कहते हैं शामिल होता है, जो बाकायदा तौर पर उस घर को देखता है, उसका नक्शा अप्रूव होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो देखना होता है कि घर कितना पुराना बना हुआ है, जो बात आप कर रहे हैं फार्म पे वो है भी है कि नहीं है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको ये बड़ी एहतियात से चीज़ें करनी है, और उनको कोई भी मौका मिल सकता है वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपने फार्म में ये लिखा है और गलत बयानी की है। और उसमें क्योंकि एफिडेविट भी आपसे लिए जाते हैं, वो एफिडेविट किए जाते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन पहले ज़रा देखें कि प्रॉपर्टी की जो वो घर है या वो प्लाट है, प्लाट अगर है तो उसकी रजिस्ट्री, उसका फ़र्द, उसका इंतकाल आपके पास होना चाहिए, और वो जो आप जो फ़र्द जो उस पर लिखा हुआ है वही चीज़ आपने शामिल करनी है, दाएं बाएं जो भी चीज़ें हैं, और उसका कब्ज़ा भी आपके पास होना चाहिए, सिर्फ इस हद तक नहीं। और अगर घर है तो डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर है या जो भी है आप बना हुआ है तो उसका भी आपके पास कब्ज़ा होना चाहिए घर का। ये नहीं घर किसी और के पास है तो वो, और बैंक ने अपनी जो मालूमात देंगे तो अगर उसमें वो कंट्रोवर्सी आ गई तो डेफिनेटली फिर आपको नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि जो फ्लैट जो है वो उसकी मलकियत आपने शो करनी होगी, बाकायदा तौर पर पावर ऑफ अटॉर्नी, ये जो भी चीज़ें हैं बैंक आपके साथ आप फार्म जाएंगे तो फार्म में लिखा होगा। अच्छा, फार्म आप देखेंगे तो तमाम बैंक्स के पास मौजूद है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर फार्म, मेरा पाकिस्तान मेरा घर, ये फार्म पे लिखा हुआ है, और उसमें बेसिक चीज़ें पहले पूछी गई हैं आपके, सारी चीज़ें उसके बाद आगे है। एफिडेविट ये लेते हैं जनाब के आप एक तो जो भी बात कर रहे हैं वो आप ठीक बात करें, कोई गलत बयानी नहीं कर रहे, आप किसी माजूरी का है, आपके यहाँ कोई माजूरी तो नहीं, आप कोई बीमार तो नहीं रहे, फिर अब सैलरी पर्सन है तो उसको पिछला रिकॉर्ड, अब अगर रिकॉर्ड भी गलत दे देंगे तो काउंटर चेक हो जाएगा, तो वो आप अगर गलत बयानी करेंगे तो वहाँ पर भी फंस सकते हैं। फिर आपने कोई पहले कर्ज़ा तो नहीं लिया, अगर आपने कर्ज़ा लिया हुआ है और आप नहीं बताना चाहते तो कर्ज़ा अगर आपने लिया और डिफ़ाल्टर है या अभी कर्ज़ा वापस कर रहे हैं तो उस सूरत में भी आपको कर्ज़ा नहीं मिलेगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी था, लेकिन इतना आसान नहीं है। एक और चीज़ जो सबसे अहम है, जो सबसे पहले मुझे करनी चाहिए थी, वो ये है कि आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है 5 मरले के लिए। 5 मरले की जो कैटेगरीज़ हैं, इन 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है 850 स्क्वायर फीट की और एक है 1250। तो उसका जो कर्ज़ा है, सपोज़ अगर आपने 60 लाख कर्ज़ा लेना है, जो दूसरा बी कैटेगरी जो कैटेगरी है जिसमें 1250 है, तो 60 लाख के ऊपर आपने 5 मरले के लिए 10% एडवांस देना है डाउन पेमेंट। 10 मरले के लिए अगर आपने लेना है मरले, यानी प्लाट के ऊपर अपने घर का मामला है या आप जो फ्लैट का है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, तो उसमें आपको देना पड़ेगा 15%। आप इससे अंदाज़ा करें कि अगर सपोज़ आप 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं तो 15% का मतलब है 15 लाख रुपए आपको एडवांस बैंक को देने पड़ेंगे, और बाकी जो जितनी भी उसके चार्जेस हैं वो पहले सब फार्म की सूरत में देने पड़ेंगे, और उसके बाद वो चेक करने के बाद आपको कहेंगे जनाब आप डाउन पेमेंट जमा करा दें। यही सूरत-ए-हाल यानी बाकी जो 5 मरले वाला उसमें भी यही है। अगर 50 लाख आप ले रहे हैं या आप 60 लाख ले रहे हैं, उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा एडवांस में। तो इससे आप अंदाज़ा करेंगे 5 मरले वाला भी एटलीस्ट जो है वो 10 लाख तक या 12 लाख उसके पास मौजूद है तो वो बैंक के कर्ज़े के उसूल के लिए अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं ले सकता। तो ये सूरत-ए-हाल है कि ये इतना आसान नहीं है जितना बताया जा रहा है। एक शख्स जिसके पास 10-15 लाख है, अगर प्लाट उसके पास है तो वो डेफिनेटली 12 लाख में तो अपना घर बनाएगा ना,
वो शायद उसमें नहीं आएगा कि वो पहले एडवांस लेगा। और अगर कि कोई गरीब शख्स है वो उसने लेना है 1 करोड़ लेना है तो उसने 15 लाख भी पहले किसी से लेना है उधार और फिर वो अप्लाई करेगा। यही सूरत भी जो 5 मरले के घर में है वो भी सूरत यही नज़र आती है, जो कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद इसी तरीके से फॉर्म जमा कराएंगे और कर्जा मिल जाएगा। ये बैंक में जब और बैंक में भी सही तरीके से उनको गाइड नहीं किया जाता। बैंक में भी बता रहा हूँ कि वहाँ पर कमाने के एक इसका ज़रिया बना लिया है, मैक्सिमम फार्म जमा करवाएं और हर एक फार्म में सपोज़ अगर 5 से 10 हज़ार वो जमा कर रहे हैं मुख्तलिफ फ़ी के मद में, और उसमें फिर बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। आप एफिडेविट बनाते हैं, आप 4-5 एफिडेविट आप लोग बनाने पड़ते हैं, वो भी स्टेट के पास पैसा जाता है, लोगों के पास जाता है। लेकिन एटलीस्ट जो गरीब शख्स है जिसने अगर कर्ज़ा लेना है उसको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसके पास 5 मरले के लिए अगर 12-15 लाख है तो वो अप्लाई कर सकता है, और इसी तरीके से अगर 10 मरले के लिए तो उसके पास 15 लाख तो उसने सीधा देना है। तो इसका मतलब है कि उसके पास 17-18 लाख है तो वो जाके अप्लाई कर सकता है। तो ये चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने रखेंगे। कुछ मैनेजर्स और बैंक्स के सीनियर्स हैं, उनका हमने इंटरव्यूज़ हमारी टीम कर रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे कि इसकी सही तरीके से आप किस तरीके से कर्ज़ा ले सकते हैं। जिन लोगों ने पहले कर्ज़ा लिया वो कैसे चल रहे हैं उनके भी इंटरव्यूज़, और अभी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको मुश्किलात किस किस्म की आ रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी तक लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।